नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सल्तनत काल के व्यापार, उद्योग व व्यापारियों के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा की थी, बहुत ही विस्तृत चर्चा की थी। हमने देखा था कि किस प्रकार किस स्थान पर कौन कौन सा कैसे व्यापार होता है, इसके बारे में हमने जाना था। आज किसी भी समाज के लिए उसकी जो संचार व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वर्तमान समय में या सल्तनत काल में या किसी भी काल में। संचार व्यवस्था पे ही जो सारे ताने बाने होते हैं समाज के, जो भी कार्य होते हैं वो टिके होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उस समय में जबकि बहुत संसाधन विकसित नहीं थे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी व्यवस्था नहीं थी, तो किस प्रकार संचार व्यवस्था का जो तरीका अपनाया गया था वो कैसे होता था, और कैसे एक नियोजित प्रकार की जो व्यवस्था थी या सही समय पे एकदम एक्यूरेट टाइम पे सुल्तान को सूचना मिलना या अपने अधिकारियों तक सूचना पहुंचाना, ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती थी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वैसे एक बात जो जानने योग्य है कि इन सब का बहुत ही विस्तृत वर्णन इब्न बतूता ने किया है। व्यापार के बारे में तो इब्न बतूता ने बताया ही है, लेकिन जो संचार व्यवस्था है इसके विषय में भी बहुत अच्छा जिक्र इब्न बतूता ने किया है। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देश के एक भाग से दूसरे भाग तक तेजी से डाक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, और ये जो काम है ये डाक को मंजिल दर मंजिल, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, जो हमारा टारगेट हुआ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, ले जाने वाले अलग अलग घोड़ों या हरकारों द्वारा किया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, हरकारों। इन्हीं के द्वारा जो संचार व्यवस्था जो इस प्रकार तीव्र थी, प्रगतिशील थी, वो इन्हीं के द्वारा संपन्न हो पाती थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे हरकारों। ये शब्द को आप समझ लें। आइए जान जाते कि हरकारे किस प्रकार इस कार्य को करते थे। तो ये क्या करते थे कि ये लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पर डाक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बनाए गए ये मचानों पर बैठे रहते थे, यानी कि मचान कुछ दूरी पे, नियत दूरी पे निश्चित रहता था, वहाँ पे ये लोग बैठे रहते थे, और इनका पिछले पड़ाव से डाक लेकर वो अगली मंजिल के लिए तुरंत भाग पड़ते थे। यानी कि जैसे ये मचान पे बैठे हुए, जो नेक्स्ट मतलब पहला मचान वाला आया संदेश लेके, दूसरे हरकारे को दिया जो कि मचान पे बैठा था, वो बिना देरी किए हुए भागता है, वो जो अन्य उसका मंजिल यानी जो अन्य हरकारा जहाँ बैठा रहेगा उस तक वो पहुँचा देता है। तो इस प्रकार जो ये गति है वो बहुत तीव्र होती थी। हरकारे जो है वो इनकी जो दिमाग कितनी तेज था या किस प्रकार इनके डेवलपमेंट थे उसका एक उदाहरण है कि हरकारे जो है वो दौड़ते समय एक घंटी बजाता रहता था। क्यों घंटी बजाता रहता था? कि वो वहाँ पे जाए फिर वो आए, इतना ना हो, घंटी की आवाज़ सुन के जो दूसरा हरकारा है वो वहाँ से अलर्ट हो जाए कि ये आ रहा है और हमें अब अलर्ट होना, और वो कुछ संदेश दे रहा है, और उसको मतलब उसके कुछ बिना समय व्यर्थ किए हुए वो तुरंत ही उसके संदेश को पकड़ लें और उसके आगमन की आहट पे ही वो उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन लेके और थर्ड जो हरकारा उस तक पहुंच जाए। तो ये कुल प्रक्रिया होती थी संचार व्यवस्था की। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, जहां दिल्ली से पहुंचने में 40 दिन लगते थे, ये अपने आप में एक मतलब बहुत ही अतिशयोक्ति की बात है कि दौलताबाद से दिल्ली आने में 1 महीना से भी ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 40 डेज 40 दिन का समय लगता था। इन्हीं हरकारों के द्वारा जो पानी, क्योंकि वो गंगा जल का सेवन करता था, तो उसका प्रतिदिन का पानी आप समझ सकते हैं कि जिसको 40 डेज आने में लग रहा है, वो प्रतिदिन यमुना का पानी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं हरकारों के द्वारा पीते थे। तो ये सोच सकते हैं कि हरकारे कितने ज़्यादा एक्टिव, कितने ज़्यादा वो हमेशा कार्य करने के लिए सज्ज रहते थे कि उनका काम जो 40 दिन में एक अमूमन हम यात्रा तय करेंगे वो मात्र वो 1 दिन में पूरा कर देते थे। संचार व्यवस्था में सुधार होने तथा जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार में वृद्धि होने से इस काल में आर्थिक जीवन विकसित हुआ। तुर्कों ने कई नए शिल्प व तकनीकें आरंभ की। एज हम सभी जानते हैं कि तुर्कों की कोई भी संस्कृति आती है तो अपने साथ बहुत कुछ चीज़ों को लेके आती है, बहुत चीज़ों का समावेश होता है, नई तकनीकें हम सीखते हैं और वो हमसे कुछ सीखते हैं। तो क्या क्या सीखा? जैसे कि कागज़ बनाना सीखा, शीशा बनाना, चरखा बनाना और अच्छी किस्म की करघा बनाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोगों ने तुर्कियों से सीखा। आने वाले भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न देशों से हम लोगों ने हर समय कुछ ना कुछ सीखा है, और उन लोगों ने हम लोगों से बहुत कुछ सीखा है।
तुर्कों के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था को भी अत्यधिक महत्व दिया गया। सिंचाई तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और राज्य का स्वरूप, ये अंतिम आज हम लोग का विषय है। तो राज्य का स्वरूप जो है वो सैन्यवादी व कुलीन तंत्र, क्योंकि अगर हम उस वक्त के चीज़ों को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो सैन्यवादी ही रहेगा और कुलीन तंत्र ही रहेगा। इस्लामी कानून के उल्लंघन को तो किसी की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इस्लाम को लेके वो बहुत ज़्यादा लोग उसको लेके पॉजिटिव थे। और राजकाज के लिए मुस्लिम कानून के अतिरिक्त ज़रूरी नियम, क्योंकि हर समय की आवश्यकता होती है कि सिर्फ हम पुराने कानून के अनुसार नहीं चल सकते, कुछ ना कुछ सुल्तान के अनुसार हमें कानून बनाने पड़ते हैं। हिंदू प्रजा को सिंध विजय के समय से ही जिम्मियों का दर्जा दिया गया। जिम्मी मतलब गैर मुस्लिम। और मुस्लिम शासन को कबूल कर लेने को जजिया, इसके विषय में हम देखेंगे कि जजिया अदा करना पड़ता था अगर आपको उससे सेव होना है। जजिया एक प्रकार का कर है जो गैर मुसलमान जो मुसलमान नहीं है उनसे लिया जाता था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के विषय में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण कार्य। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, इसे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियो इसी तरह आती रहेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे वो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।